नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक एनआरआई बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी बहन की कहानी है जो कि बचपन से ही अपनी माँ के लिए एक बोझ के समान थी। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही ये कहती हैं कि इनकी माँ इनको लेकर के बहुत तंग रहती थी। अगर इनके लिए छोटा सा भी कुछ इनकी माँ को करना पड़ जाए तो इनकी माताजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। उसी के साथ साथ इन बहन ने बताया कि इनके दो भाई बहन हैं, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई। ये कहती हैं कि माँ से तो जो तिरस्कार और ये सब मुझे मिला वो मिला ही, उसके साथ साथ ये कहती हैं कि मेरी एक बहुत बड़ी दुश्मन की तरह जो मेरी बड़ी बहन है वो मेरे जीवन के अंदर रहती थी। मतलब बचपन में ही ये कहते हैं कि मेरी बड़ी बहन को मुझे ताने मारने की बहुत ज़्यादा आदत थी। ये कहती हैं कि अगर मैं राइट जाऊंगी तो वो कहती थी कि लेफ़्ट क्यों नहीं गई, लेफ़्ट जाऊंगी तो कहती थी कि राइट क्यों नहीं गई, अगर बीच में खड़ी हो जाऊंगी तो कहेगी कि खड़ी क्यों हो गई है, चल क्यों नहीं रही है। तो कहती हैं कि मैं कुछ भी करूं, मतलब मेरे ज़िंदगी के अंदर जहर घोल करके रखना है। ऐसे एक मिशन के ऊपर ये कहती हैं कि इनकी बड़ी बहन थी। तो इनकी बड़ी बहन जो है कहती हैं कि बहुत ज़्यादा इनको दुखी करती थी। यहीं तक नहीं, यहाँ ही नहीं, मतलब इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा विशेषकर इन बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए कराया क्योंकि जब ये अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। एक ऐसा समय आया था इनके जीवन के अंदर जब इनके सारे बिजनेसेस फ्लॉप हो गए थे, जब इनकी सारी प्रॉपर्टियां बिक गई थी, इनका अपना जिस घर में ये रहती थी वो घर तक बिक गया था और इनके पास कुछ अमाउंट बचा हुआ था। लगभग 1.5 करोड़ रुपए इनके पास थे। काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन जहाँ के ये रहने वाले हैं और जो बिज़नेस ये करते थे, अभी आगे हम बताएंगे, उसके हिसाब से जो है रकम को इतनी बड़ी नहीं थी। बहरहाल, तो ये जो 1.5 करोड़ रुपए इनके पास थे, उसी से ही इनको अपना जो जीवन है उसका दोबारा से एक प्रकार से नव सृजन करना था, नव निर्माण करना था अपने जो जीवन है उसका, और दोबारा से बिज़नेस को सबको खड़ा करना था। लेकिन इस समय पर इनकी बहन ने, जब ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट टाइम था इनकी लाइफ का, उस समय इनकी बड़ी बहन ने इनको झांसा दिया कि तुम्हें ये ना कर करके बल्कि हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी के अंदर तुम इन्वेस्ट कर लो, रिटर्न्स बहुत अच्छे इसके अंदर मिलने वाले हैं, पैसा बिजनेस में डालने के बजाय इस प्रॉपर्टी के अंदर डाल लो, कुछ ही समय के अंदर तुम्हारा जो पैसा है वो 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से इनको झांसा दे करके इनकी जो बड़ी बहन है उन्होंने एक प्रॉपर्टी के अंदर इनसे इन्वेस्टमेंट करवा दिया, जो कि कुछ ही समय के अंदर मतलब आने वाले 7 से 8 वर्षों के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो 3 गुना 4 गुना होने के बजाय उसकी जो वैल्यू है 15 से 20 गुना हो गई थी दोस्तों। हम बताएंगे कि कहाँ की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। 15 से 20 गुना ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू हो गई थी। और कुछ ऐसा हुआ, ये बताती हैं कि अच्छा दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि बहन एनआरआई हैं, तो ये तो फॉरेन में रहती हैं और जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में दिलाई गई थी। तो इंडिया में दिलाई गई थी तो प्रॉपर्टी इनकी बहन और उनके पति के नाम पे ली गई थी। तो जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 से 20 गुना हो गई तो एक प्रकार से जैसे उनकी नीयत फिर गई। 50% इनका था, 50% उन लोगों का था, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से उस प्रॉपर्टी को हथिया लिया। जब इन्होंने उसको बेचने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हम बेचेंगे नहीं, और जब इन्होंने कहा कि भाई मेरे हिस्से के पैसे मेरे को दे दो, तो वो जो 1.5 करोड़ इनसे लिए थे वो तो क्या चुकाने थे उन्होंने। आप लगाइए कि जो अमाउंट इन्होंने दिया था उसका 60 to 70% अमाउंट, बहुत ज़्यादा जब इन्होंने झगड़ा किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला उनके ऊपर, बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद 60 to 70% अमाउंट इनको वापस किया। जबकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, इनका जो लगाया हुआ पैसा है वो 15 गुना हो चुका था दोस्तों, 15 गुना। लेकिन वो पैसा इनको नहीं मिला, बल्कि जितना इन्होंने लगाया था उससे भी कम दिया। तो इस चीज़ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा हर्ट थे कि इतने मुश्किल समय के अंदर मैंने ये पैसा निकाल करके दिया और मेरी बहन की तो इंटेंशन ही नहीं थी ये पैसा देने की। ये कहती हैं कि आज के समय में इनकी जो बहन है, उनके जो पति है वो कई 100 करोड़ के,
कई 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है दोस्तों जिसको कहते हैं नीयत। अगर नीयत खराब हो तो कितना भी पैसा मनुष्य के पास उसको कम पड़ जाता है। तो बहरहाल, तो इन्होंने बताया कि इनकी बहन ने इनको ऐसा धोखा क्यों दिया, ये बात ये बहन जानना चाहती थी। इसी के साथ साथ दोस्तों, इनका जो छोटा भाई है, कहते हैं कि मेरे छोटे भाई ने भी कभी भी मेरे को जीवन के अंदर ठीक से रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन छोटा भाई जो है वो थोड़ा न्यूट्रल रहता है, तो उसको लेकर के ज़्यादा ये परेशान नहीं रहते हैं। दोस्तों, थोड़ा इनके जीवन के बारे में बता देते हैं और फिर ओवरऑल इनका कंसर्न बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इन्होंने अपने पीएलआर के अंदर क्या देखा। तो दोस्तों, ये बहन जो है ये अमेरिका के अंदर रहती हैं और अमेरिका के अंदर कई सारे रेस्टोरेंट्स चलाती हैं, जैसे फूड जॉइंट्स होते हैं। इन बहन के आज के डेट में 10 से 12 फूड जॉइंट्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर अलग अलग सिटीज़ के अंदर, जिस स्टेट के अंदर ये रहती हैं उसके अलग अलग सिटीज़ के अंदर इनके फूड जॉइंट्स चलते हैं। और ज़्यादातर जो जॉइंट्स हैं वो इनके सेल्फ ओन्ड हैं। ये पुरानी प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदते हैं और उनको फिर रेनोवेट करके उनको फूड जॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ पर जो है मतलब एक प्रकार से इंडियन रेस्टोरेंट जो है ये बहन जो है वो चलाती हैं और बहुत ही सक्सेसफुल हैं अपने बिज़नेस के अंदर। ये कहती हैं कि भैया बचपन से मेरी जो माँ हैं उनको, जैसे मैंने बताया कि मेरी देख रेख करना बहुत भारी पड़ता था, तो ये कहती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और परेशानी में मैं हमेशा ये सोचती थी कि कब वो टाइम आएगा जब या तो मैं पढ़ लिख करके किसी नौकरी पे लग जाऊंगी और इन लोगों से मैं दूर चली जाऊंगी, या फिर कब वो टाइम आएगा जब मेरी शादी हो जाएगी ताकि मैं नए घर के अंदर जाऊं और इन लोगों से तो मेरा पीछा छूटे। लेकिन ये बहन बताती हैं कि भैया मेरे लिए तो ये ऐसा था कि वो आसमान से गिरे और खजूर के पेड़ पे लटके। कहते मेरे साथ ना ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मेरी शादी होने के बाद भी मेरी जो समस्याएं हैं वो सुलझी नहीं। तो शादी होने के बाद क्या समस्याएं उसके बारे में बताते हैं, पहले थोड़ा माँ के बारे में बता देते हैं। इन बहन ने ऐसा कहा कि ना बचपन में ना ये बीमार काफ़ी पड़ा करती थी। थोड़ा बीमार होने का कारण ये भी था कि जैसे हर कोई इनका तिरस्कार सा करता था, एक प्रकार से हर कोई रिजेक्ट करता था इनको, तो ये एक रिजेक्टेड चाइल्ड थे, जिसके चलते ये कहती हैं कि शायद मैं बचपन से ही डिप्रेस्ड रहती थी और मैं बीमार हो जाया करती थी। ये कहते हैं कि क्योंकि मैं बीमार हो जाया करती थी तो जैसे ही मैं बीमार होती थी तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी। मेरी माँ को ये होता था कि फिर बीमार हो गई या फिर इसको डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा। उनको बहुत ज़्यादा नफरत होती थी इस चीज़ से, और जब ये बीमार पड़ जाती थी तो इनकी माँ इनको 2-4 चांटे भी लगा दिया करती थी कि फिर बीमार हो गई। मतलब अगर बच्चा किसी माँ का बीमार हो जाता है तो माँ सोचती है कि हाय मैं कैसे इस बच्चे को बचाऊंगी, क्या करूंगी। यहाँ पे अगर पता लग गया कि बीमार हो गई तो पहले तो इनकी पिटाई होएगी, है ना, पहले वो क्या कहते हैं अच्छे से सुताई होएगी, उसके बाद फिर जो है वो डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। तो कहते हैं कि मेरे लिए बहुत ही एक हॉरिबल टाइप का रिलेशनशिप था। सिर्फ इनके पिताजी इनके सहयोगी थे थोड़े, लेकिन पिताजी बहुत कम उम्र थी इनकी, तब इनके जो पिताजी हैं उनका स्वर्गवास हो गया था। फिर ये कहते हैं कि भाई माँ ये करती थी और शायद कहीं ना कहीं उसी चीज़ से जो बड़ी बहन है उनको कहीं ना कहीं शय मिलती थी। वो भी मुझे पसंद नहीं करती थी और वो भी जी भर करके, वो हाथ से नहीं पीटती थी लेकिन वर्बली कहती हैं बहुत ज़्यादा मुझे अब्यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करती थी मेरी बड़ी बहन। मेरी बड़ी बहन को जैसे मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो ये बताती हैं कि भाई ये मेरा माहौल था और चलो जैसे तैसे फिर मेरी शादी होगी। ये कहते हैं जी कि मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से करा दी गई जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, और कहते हैं कि वो वहाँ पे नौकरी पेशा थे। भाई मैं शादी करके वहाँ पे गई, तो ये कहते हैं कि ना मेरे पति ने हमेशा उनकी थोड़ी आदत थी अपने घर वालों की ज़्यादा सुनने की, है ना। और कहते हैं कि जो मेरे रिश्तेदार थे उनका थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि भाई परिवार में फूट डालने की बहुत ज़्यादा आदत थी। और कहते हैं कि ना हमारे जो है जो काम धंधा है ना, ये कहते हैं हमारा यूएस के अंदर, कहते हैं कि ना यूएस में ना मेरा बहुत नौकरियां हम लोग करते थे, बहुत ज़्यादा हम कामयाब नहीं थे, जितना कमाते थे उतना खा लेते थे। तो कहते हैं कि जो इनके पति हैं थोड़ा उनका ये है कि वो अच्छा कमाते थे, लेकिन इनके पति को थोड़ी ये आदत है कि वो कहती हैं कि मेरे ऊपर खर्च करके राजी नहीं है, पता नहीं क्यों। उनके घर वालों ने उनको इतना ज़्यादा पढ़ा दिया है, मतलब कहते हैं कि पता नहीं उनकी शायद सोच है कि जो औरतें होती हैं वो बाहर वाली होती हैं। उनकी माँ उनके कान मरती थी, क्या था, पर ये कहते हैं कि मेरे पति जो है ना वो कभी भी मेरे ऊपर कुछ खर्च नहीं करते थे और उनको मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। अपने लिए अगर कुछ भी खरीदा है तो मैंने खुद खरीदा है। ये कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप भी कई बार ऐसी स्टेजेस के ऊपर आया, स्पेशली जिस समय पर कहती हैं कि हम बैंकरप्ट हो गए थे, उस समय पर हमारा रिलेशनशिप ऐसा था कि भैया अब ये रिलेशनशिप जो है ना टूट सकता है।
तो कहती हैं कि मुझे ये था कि भाई अगर मेरा रिलेशनशिप यहाँ टूट जाता है तो इमोशनल सपोर्ट के लिए मैं फिर से उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगी जो कि बिल्कुल भी मुझे इमोशनल सपोर्ट देना नहीं चाहते, यानी कि मेरी माँ और मेरी बहन। तो कहती हैं कि मेरे को हमेशा से ये संकल्प था कि भाई कुछ भी हो जाए कामयाब तो होना ही पड़ेगा। अब जैसा भी यहाँ पे रिलेशनशिप है यहाँ निभाना है भैया, क्योंकि यहाँ से वहाँ वापस नहीं जाना और ना ही मेरे को अकेला रहना है। तो ये कहती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो ये रेस्टोरेंट बिजनेस है इसको खड़ा किया। पहले किसी एक स्थान पे कहती हैं छोटा सा स्पेस लेकर के मैंने वहाँ पे खुद कुकिंग स्टार्ट करी और फिर वहाँ से जो कहती हैं कि हिट हो गया हमारा काम, और फिर उसके बाद कहती हैं कि एक के बाद एक वो बढ़ते गए। अभी कहती हैं कि जब हमारा जो काम धंधा है जब वो अच्छे से सेट हो गया तो उसके बाद मेरे जो पति हैं उनका और मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया। अब आज ये बहन कहती हैं कि भैया मुझे इस बात से डर लगता है, मुझे ये लगता है कि भाई अगर मैंने काम करना मैं बंद कर दूं, अगर आज मैं रिटायर हो जाऊं और मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, तो मुझे ये डर लगता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मेरे पास मेरा पति नहीं होगा, मेरे पास मेरे बच्चे नहीं होंगे, इन सभी रिलेशनशिप्स को मैं खो दूंगी। और इस चीज़ को लेकर के कहती हैं बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। बचपन में भी ये कहती हैं कि मेरी माँ और मेरी बहन मेरे को इतने ताने मारती थी, माँ थोड़ी मारपीट भी करती थी, तो मुझे लगता था कि भैया मुझे तो तरक्की करनी पड़ेगी, अगर मैंने तरक्की नहीं करी तो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा भैया, मुझे तो कुछ करना है अपने जीवन के अंदर। बहरहाल खैर बात यह है कि ये तो चलो अच्छा हो गया कि भी कमाने का और थोड़ा कुछ बनने का जुनून होना चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर, लेकिन ये कहते हैं कि भैया आज ना मुझे बहुत ज़्यादा इसका डर खाता है कि अगर मेरा बिजनेस बंद हो गया तो। हमने कहा बहन आपके 12 फूड जॉइंट्स चल रहे हैं, कैसे बंद हो जाएगा? कहती नहीं भैया मेरे को हमेशा ना डर लगा रहता है, एक डर मुझे खाता रहता है, मैं इसकी वजह से ठीक से सो नहीं पाती हूँ। रात को भी मुझे लगता है कि मेरा जो बिज़नेस है वो ख़राब ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। मुझे लगता है कि बिज़नेस ख़राब हुआ तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा, मुझे निकाल देगा, और मैं इनके बिना क्या करूँगी। अच्छा, फिर ये बहन ये बताती हैं कि इनके दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है और एक छोटी इनकी बिटिया है, एक छोटी इनकी डॉटर है, एक बड़ा इनका बेटा है। तो ये कहते हैं कि जो मेरा बड़ा वाला बेटा है थोड़ा उसकी आदत है कि वो अपने आप को रूम में बंद करके रखता है, वो मुझसे बात नहीं करता बिल्कुल भी। छोटी वाली बिटिया जो है वो कहती हैं वो थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करती है, लेकिन बड़ा वाला बेटा बिल्कुल भी मुझसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करता। कहती है मैंने अपनी माँ से भी ये चीज़ झेली कि उसको मैं पसंद नहीं थी। अब कहते हैं मेरी औलाद हुई, मेरी औलाद के लिए मैं सब कुछ करती हूँ, मुझे लगा दुनिया जहान का प्यार दूंगी, लेकिन मेरा बड़ा बेटा जब से ये टीन एज के अंदर आया है, जब से 12-13 साल का हुआ है, कहती हैं तब से उसने बात करनी बंद सी कर दी है। बहुत औखा हो जाता है अगर उसके साथ बैठना हो। कहती हैं वो अपने आप को अपने रूम के अंदर लॉक्ड रखता है। तो 18-19 साल का जो है इनका पुत्र है अभी। तो ये बहन जो है ये जानना चाहती थी कि भाई ये जो सारे फिर जो कैरेक्टर्स हैं इनकी लाइफ के अंदर, इनकी माँ, इनकी बहन विशेषकर जो इतना इनका, अच्छा इनकी बहन का ये है दोस्तों, वो तो पूरे 1.5 करोड़ रुपए हड़प कर जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उसको पैसे वापस देने पड़े। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि जिस समय इन लोगों ने उनको पैसे दिए थे उस समय इन लोगों ने उनको दिए थे $3 लाख, $3 लाख। और जो प्रॉपर्टी है, अब ये लोग जो हैं ये हैदराबाद के रहने वाले हैं, और बैंगलोर के अंदर जिस समय वहाँ पे जो आईटी सिटी है, आईटी हब है जो डेवलप हो रहा था, ये उस टाइम की बात है जब इनकी बड़ी बहन ने कहा था कि यहाँ पे हम कोई बिजनेस स्पेस को ओन कर लेते हैं। कोई बहुत बड़ा शॉप था, कुछ ऐसा था, उसके लिए इन्वेस्टमेंट ये कराया गया था। और हम आज जानते हैं कि भाई इंडिया की जो है वो एक प्रकार का साइबर हब है, आईटी सिटी है इंडिया की बैंगलोर। तो वो वहाँ पे वो टाइम था जब ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद ही कुछ ही वर्षों के अंदर वो रेवोल्यूशन सा आ गया था, और वो और ज़्यादा मतलब वो जो जगह है जिस स्थान पे इनका था वो पूरी तरह से डेवलप हो गई थी। तो 3 करोड़ की ली हुई जो जो इनका स्पेस था, जो इनका पूरा एक शोरूम का कोई स्पेस इन्होंने लिया हुआ था, 3 करोड़ का लिया हुआ वो स्पेस जिस समय इनको पैसा वापस मिला वो लगभग 30 से 35 करोड़ का हो चुका था दोस्तों। ये कहते हैं कि इनकी बात ऐसा है कि इन्होंने दिए थे $300,000। तो कुछ ऐसा था कि जिस समय इन्होंने पैसा दिया था उस समय डॉलर की कुछ वैल्यू के हिसाब से पैसा दिया गया था, 1.5 करोड़ रुपया। लेकिन जब फिर उनको पैसा वापस मिला तो उन्होंने डॉलर की वैल्यू के हिसाब से पैसा नहीं दिया, क्योंकि इनके यहाँ पे तो डॉलर में तब खर्चा किया था, डॉलर में भी इनको मिलना चाहिए। कहते जितना इन लोगों ने पैसा लगाया था उतना ही पैसा उन लोगों ने वापस किया। ग्रोथ की तो बात छोड़ ही दो अब, क्योंकि डॉलर और
रुपीज़ का जो जो प्राइस की जो वैल्यू है वो बहुत चेंज हो गई थी। इसकी वजह से कहते हैं कि मेरा जो डॉलर अमाउंट है उसके अंदर मैंने $3 लाख उन लोगों को दिए थे, और जब मेरे पास आए तो मेरे पास लगभग $2 लाख आए, तो मेरे लिए तो $1 लाख का नुकसान हो गया। कहाँ मुझे $3 लाख के जो है मुझे $30 लाख मिलने चाहिए थे भाई, जितना पैसा ग्रो हुआ था। बाकी कहते हैं कि वो ऐसा कर ले। फिर कहते हैं कि मेरी बहन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ रहती है, उसको ये लगता है कि हम ग्रो क्यों करते हैं। कहती है बहरहाल कि वो सब उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बावजूद भी कहती है मैंने तो बहुत ग्रो कर लिया है। अब कहती है मेरी बहन को इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ है कि हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर चल गए हैं, तो कहती है हम उनके जितने बड़े नहीं हैं, उनके जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन मेरी बहन को यही लगता है कि भाई कितने भी अमीर क्यों हैं, हमें ही सबके ऊपर होना चाहिए। कहती जब भी उससे बात करती है उसकी बातों से यही झलकता है, वो अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने में लगी रहती है और कुछ ना कुछ बातें सुनाती रहती है। तो कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि भैया मैंने ऐसा इन लोगों का क्या बिगाड़ा है, क्यों ये लोग मुझे रिश्तेदार बन करके इस जीवन के अंदर मिले। तो दोस्तों इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया और उसके माध्यम से ये सभी जो कैरेक्टर्स हैं उनको ये बहन अपने पास्ट लाइफ के अंदर देख पाई थी, और क्या हुआ उसका जो जवाब है, क्यों हो रहा है उसका जो उत्तर है, वो इनको जो है अपने PLR के माध्यम से प्राप्त हो पाया। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा वो अभी आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए समय समय पर बहुत सारे हीलिंग के सेशंस, लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशंस हम जूम ऐप के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंडक्ट करते रहते हैं। दोस्तों ये जो सेशंस हैं इन सबको हम कब कंडक्ट करने वाले हैं, इनकी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे आप इन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी जो सारी जानकारी है वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। दोस्तों आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर भी है, उसका इस्तेमाल करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि जब कभी भी आप सभी के लिए हम ऐसा कोई सेशन ऑर्गेनाइज करें और उसका अपडेट आप सभी के साथ अब साझा करें, तो उस सेशन को आप मिस ना करें और उन सेशन का और जो हमारी जो सेवाएँ हैं उनका पूरी तरह से आप लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, अपने आप को किस रूप में देखा और कहाँ इन्होंने अपने आप को देखा, और इनके आज के जीवन से इनका जो पूर्व का जीवन इन्होंने देखा उसका क्या संबंध था, क्या कनेक्शन था, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो पहला जो दृश्य इनके सामने आता है उसके अंदर ये देखते हैं कि ये खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, ऊपर देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि दोपहर का, आफ्टरनून टाइम का इनको जो समय है वो फील होता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो इनको ये कहते हैं कि पक्की सड़क महसूस हो रही है, लेकिन ये लाइट ब्राउन कलर की है, लाइट ब्राउन और थोड़ा सा पिंक कलर, ये कहते हैं कि मेरे को मिक्स सा फील हो रहा है। पक्की सड़क है, लाइट ब्राउन कलर की ईंटों से शायद ये जो सड़क है वो बनी हुई है। उसके ऊपर धीरे धीरे ये चलते हैं तो इनको फील होता है कि इन्होंने लेदर के लंबे वाले शूज़ पहने हुए हैं, इन्होंने एक गाउन सा ओढ़ रखा है और उस गाउन के ऊपर एक सफ़ेद रंग की जैकेट पहनी है, और अपने गाउन को और जो सफ़ेद रंग की जैकेट है उसको कमर से एक रस्सी से बांध रखा है। रस्सी नुमा, मतलब बेल्ट नहीं है बट रस्सी सी है, उससे इन्होंने अपने कमर में अब बांध रखा है। गाउन बोला तो हमने इनसे पूछा कि भाई कन्या के रूप में देख रहे हो क्या, तो इन्होंने बताया कि नहीं मैं कन्या नहीं हूं, मैं खुद को 12-13 साल की आयु के एक बालक के रूप में देख रहा हूं, यानी कि एक बॉय के रूप में ये अपने आप को जो है देख रहे होते हैं। जिस स्थान पे घूम रहे होते हैं बताते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये कोई बाजार हो। बाजार बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, कम लोग हैं और दुकानें प्रॉपर सेटअप नहीं है। कहते हैं कि कुछ ऐसा है कि बाजार है और बिछाया हुआ है सामान ना सब लोगों ने, कि बहुत पुराना समय इनको ऐसा फील हो रहा था। कह रहे 3rd-4th सेंचुरी टाइप मेरे को फील हो रहा है आफ्टर क्राइस्ट का, तो 3rd-4th सेंचुरी टाइप की मेरे को फीलिंग आ रही है और उस समय का ये है। और कहते हैं कि मेरे पास एक कमर पे कहते हैं पोटली टाइप है मेरी, और उसमें कुछ सामान है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई वो बाजार में आप पोटली में लेके घूम रहे हैं तो सामान बेच रहे हैं, तो कहते हैं कि नहीं मेरा काम बेचना नहीं है, मैं तो बस इस सामान को यहां पर लेकर के आया हूं। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपका काम बेचना नहीं है तो आपका काम क्या करना है, तो कहते हैं मेरा काम बेचना नहीं है, मेरा काम बनाना है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या बनाते हैं, तो थोड़ा
जैसे ये टोकरी के अंदर फरोल रहे होते हैं, धीरे धीरे जब चीज़ों को हाथ में लेते हैं तो इनको ऐसी महसूसता होती है कि इनके पास छोटे छोटे खिलौने हैं। कुछ मेटल के खिलौने हैं, कुछ क्ले के खिलौने हैं। कहते हैं इनको कई सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, पक्षी हैं उनके खिलौने हैं, कुत्ते हैं इनके पास, कहते हैं डॉग्स हैं मेरे पास, और भी कई सारे जीव जंतु हैं। कहते हैं उनके मैंने खिलौने जो है वो बना रखे हैं। कहते हैं मैं खिलौना मैं बनाता हूँ और बेचते मेरे पिताजी हैं। मैं अपने पिताजी को जो ये खिलौने हैं वो देने के लिए आया हूँ। और फिर धीरे धीरे इनको ऐसा महसूस होता है कि जो इनके पिताजी की दुकान है वहाँ पर, और उस दुकान पे जाकर के जो है दोस्तों इन्होंने जो खिलौने हैं वो पिताजी को हैंड ओवर कर दिए हैं। कहते हैं कि पिताजी बहुत खुश हैं, फादर इज़ वेरी हैप्पी। कहते हैं कि आई एम वेरी जॉयफुल लिटिल बॉय, मैं बहुत ही एक खुश मिजाज टाइप का जो है लड़का हूँ। कहते हैं हमारा छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हम लोगों के पास, छोटा सा काम है, पर हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं हम दोनों। कहते हैं पिताजी भी बहुत खुश स्वभाव के, हम भी बहुत खुश स्वभाव के हैं। और फिर ये देखते हैं कि भई अभी वहीं पे ही रुक गए हैं पिताजी, और फिर पिताजी को देखते हैं कि पिताजी बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, शायद खिलौने बेच रहे हैं, कस्टमर से डील कर रहे हैं। और फिर ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद जो इनके पिताजी और ये हैं, जो भी धन इन लोगों ने एकत्रित किया है वो एकत्रित करके अब ये लोग जो हैं अपने घर आ गए हैं। घर पे आते हैं तो ये बोलते हैं कि छोटा सा हमारा घर है, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे पक्का घर हमारा बना हुआ है, पक्के घर वाली फीलिंग आती है। वैसी ही ईंटों से बना हुआ है, शायद जो ईंटें ज़मीन पे बिछी हुई थी ब्राउनिश से कलर की। कहते हैं वैसे ब्राउनिश ब्राउनिश सी फीलिंग है और बड़ा ठोस लग रही हैं दीवारें, तो मैं फील कर रहा हूँ कि शायद पक्का है। कहते हैं छोटा सा घर है, 4-5 कमरे हैं इसके अंदर, पर घर के अंदर सभी लोग सुखी हैं और घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन कहते हैं कि माँ बहुत गुस्सा करती है, शी इज़ नॉट हैप्पी विद माई फादर। घर के अंदर जाते हैं तो एक माँ इनको वहाँ पर महसूस होती है और कहते हैं कि वो पिता से खुश नहीं है। हमने पूछा है कि पिता से क्यों खुश नहीं है, तो कहते हैं कि माँ को लगता है कि उनका काम बहुत ज़्यादा है और उनको मेरे पिताजी से शादी नहीं करनी थी, उनकी मर्जी के खिलाफ ये शादी कराई गई, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर उनको बहुत आक्रोश है, उनको बहुत गुस्सा सा है कि एक तो उनकी मर्जी से शादी नहीं हुई और उसके बाद फिर उनको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है। फिर ये कहते हैं कि माँ जो है बहुत रिजर्व नेचर की है, मतलब ये गुस्सा उसके अंदर है, वो दिखाती नहीं है, बहुत रिजर्व नेचर की है, वो कुछ कहती नहीं है, बस हम पे गुस्सा करती है। तो गुस्सा करती है तो हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा भाई गुस्सा करती है तो कैसे है, तो ये कहते हैं कि बस भाई अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है और बच्चों पे थोड़ा गुस्सा निकालती रहती है, लेकिन ये कहते हैं कि विशेष मेरे ऊपर गुस्सा निकालती है। तो हमने कहा आपके ऊपर गुस्सा निकालती है, मतलब और भी हैं? तो कहते हैं हाँ है एक। ये बताते हैं कि वहाँ पे इनको भाई नज़र आ रहा है इनका, जो कि इनसे लगभग 3 वर्ष उसकी आयु बड़ी है। फिर इनको एक वहाँ पर एक छोटी बहन भी नज़र आती है। तो ये कहते हैं कि जो मेरी माँ है वो मेरी छोटी बहन को और मुझे डांटने में लगी रहती है, और जो मेरा भाई है बड़े वाला उसको नहीं डांटती। तो अब इनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं डांटती, तो ये कहते हैं कि माँ इसलिए नहीं डांटती क्योंकि जो भाई है वो माँ को बहुत अच्छे से समझता है। माँ की जो भी इमोशनल नीड्स हैं उनको जो मेरा बड़ा वाला भाई है वही ही पूरा करता है, वो माँ के साथ बैठ करके दुख सुख करता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप दुख सुख क्यों नहीं कर लेते माँ के साथ, माँ तो आपकी भी है, ये कौन सी बात हुई? तो ये कहते हैं कि मैं ना काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ। ये कहते हैं कि हमारे घर में ना एक टीम सी है कि मेरे पिताजी और मेरी एक टीम है और मेरे बड़े भाई की भी टीम है, और जो हमारी छोटी वाली बहन है वो थोड़ी न्यूट्रल सी है, बट मोटा मोटा पिता की टीम में मैं हूँ और माँ की टीम में वो है। भाई जो है घर के कामों में मदद करता है। ये कहते हैं कि मेरे पिता जो हैं वो भाई को ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि इतना बड़ा लड़का है तो उसको बाज़ार जा कर के पिताजी की मदद करनी चाहिए, माल बेचने में सहायता करनी चाहिए, या कुछ पिताजी का हाथ बटाना चाहिए जिससे कि काम और आसान हो जाए। जैसे कि ये कहते हैं कि मेरे पिता ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जो हूँ खिलौने बहुत अच्छे बनाता हूँ, तो एटलीस्ट जो मेरा वाला बड़ा वाला भाई है वो खिलौनों को कलेक्ट करके रोज़ बाज़ार तक पहुँचा तो सकता है। कुछ ऐसा होता है कि पहले लॉट में खिलौने जाते हैं वो पिताजी दिन में सुबह बेच देते हैं, फिर दोपहर के टाइम पे जाते हैं, फिर वो वाले खिलौने जो है शाम रात तक बेचते हैं और उसके बाद फिर घर आ जाते हैं। तो कहते हैं कि पिताजी कहते हैं कि तुम इतने अच्छे खिलौने बनाते हो, अगर तुम और लग करके बनाओ तो और हम आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे खिलौने जो हैं पिताजी रोज़ बेच देते हैं। पिताजी बेचने में बहुत अच्छे हैं ये कहते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरा भाई जो है वो कुछ नहीं करता,
वो इधर उधर घूमता रहता है, माँ की इमोशनल नीड्स को पूरा करता है, लेकिन वो थोड़ा आवारा है। तो कहते हैं पिता को वो कम पसंद है, जिसकी वजह से भाई मुझे कम पसंद करता है। अच्छा, फिर ये बताते हैं, जो हम इनसे ना स्थान का पूछते हैं कि भाई क्या वाइब आ रहा है, भारत में हो बाहर हो क्या हो, तो ये कहते हैं कि वी आर इन मोरक्को, मोरक्को में हम लोग हैं। और दोस्तों हमने मोरक्को को फिर जो है ऑनलाइन सर्च किया था, तो अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट, उसके अंदर मतलब मोरक्को एक देश है, अफ्रीकन नेशन है मतलब मोरक्को एक। तो फिर ये कहते हैं कि भाई जो है ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो सब कुछ ये कहते हैं घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं, ये सब कुछ है। लेकिन जब हम इनसे पूछते हैं कि भाई थोड़ा आप आगे जाइए, देखिए कुछ गड़बड़ी हुई क्या, कैसा क्या हुआ। अच्छा दोस्तों, अभी तक का जो जितना भी दृश्य है उसके अंदर जो इनकी माँ हैं, जो इनके भाई हैं, उनको इन्होंने पहचान लिया था कि इनके अभी के जीवन में ये कौन है। पिताजी को इन्होंने पहचान लिया था, सभी कैरेक्टर्स को ये पहचान चुके थे, लेकिन थोड़ा हम अंत में बताएंगे कि कौन सा कैरेक्टर क्या था। अच्छा, तो यहां तक का दोस्तों इनको दृश्य दिखाई देता है जब ये 12-13 साल की उम्र के थे, उसके अंदर ये जो सारा सीन है इनको नजर आता है। जब हम इनसे पूछते हैं कि आगे चल करके देखो क्या हुआ, तो सीन थोड़ा बदल जाता है और ये ऐसा देखते हैं कि अब ये 30 से 35 वर्ष की आयु के पुरुष हैं और अभी का समय कुछ ऐसा है कि वो जो बहुत अच्छी लाइफ थी वो अब नहीं है। हम पूछते हैं कि अब वो जीवन उतना अच्छा क्यों नहीं है, तो ये कहते हैं क्योंकि फादर पास्ट 3 years ago, पिताजी की 3 वर्ष पहले मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से कहते हैं कि अच्छा नहीं है। और उसके साथ साथ ये कहते हैं कि एक अनहोनी हो गई है हमारे परिवार के अंदर। हम पूछते हैं क्या अनहोनी हो गई है, तो ये कहते हैं जो मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई का पैर कट गया है, उसका एक पैर नजर नहीं आ रहा है, एक पैर के साथ है वो, घुटने तक उसका जो पैर है वो कट गया है। तो अब इनसे पूछते हैं कि पैर कैसे कटा, क्या हुआ, तो एक बड़ा ही उदासी वाली जो भाव है इनको फील होता है। ये कहते हैं कि मैं खिलौने बना रहा था और कुछ एक बहुत शार्प चीज है जिसका इस्तेमाल करके खिलौनों की कटिंग की जाती है, बड़े कट डाले जाते हैं। कहता है कि मैं उसको ना ढकना भूल गया। कुछ ऐसा होता है, कुछ इनके पास ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्लेड था जो कि ओपन पड़ा हुआ था और अमूमन तौर पे उसको किसी प्रकार से कवर किया जाता था, जैसे कि जिससे सेफ रहे, किसी को उससे चोट ना आए। तो कहते मैं खिलौने बनाने में मस्त था और मुझे बाहर कुछ काम से जाना था, तो मेरा जो वो चीज़ है वो मैं ओपन छोड़ गया। और ये कहते मेरा जो भाई है वो थोड़ा बेपरवाह सा है, तो चलते चलते वो आया और आकर के उसका जो पैर है वो कहते उसने उस ब्लेड नुमा चीज के ऊपर डाला और वो इतनी शार्प होती है, उसने उसके पैर के 2 टुकड़े करके रख दिए। अभी कहते हैं कि मेरे को बहुत दुख है इस चीज का, क्योंकि मैं केयरलेस हो गया था, मुझे उस शार्प चीज को ढकना चाहिए था। अगर मैंने उस शार्प चीज को ढक दिया होता तो मेरे भाई का पैर नहीं कटता, मेरी गलती की वजह से पैर कट गया है। और अब ये बोलते हैं कि पहले इनकी माँ इतना कुछ नहीं बोलती थी, थोड़ी न्यूट्रल थी, रिजर्व थी, लेकिन पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद कहते हैं मेरे माँ ने मुझे बातें सुनाने शुरू कर दी हैं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो है उसके लिए मेरी माँ को बहुत ज़्यादा दुख है। और कहती है मेरी माँ एक प्रकार से जैसे अब मुझसे नफरत सा करने लग गई है। शी हैज़ स्टार्टेड डिसलाइकिंग मी। ये कहते हैं कि मेरा भाई जो है उसकी शादी भी नहीं हुई। हमने इनसे पूछा कि भाई शादी, ये जो पैर कट गया इसकी वजह से नहीं हुई? कहते कि नहीं, वैसे भी उसकी होनी तो मुश्किल थी, क्योंकि मेरा भाई आवारा किस्म का है, तो कोई भी उसको अपनी लड़की नहीं देना चाहता। अब कहते हैं कि पहले ही वो आवारा था, अब उसके बाद उसका पैर भी कट गया है, तो अब तो इसकी शादी बिल्कुल ही नहीं होगी। और कहते हैं जो मेरी माँ है और जो मेरा भाई है वो मेरे को ही ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से जो मेरा भाई, मेरी वजह से जो मेरा भाई है उसका जो है वो घर नहीं बस पाया। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इनका विवाह हो चुका है। ये लगभग 35 वर्ष की आयु के खुद को देख रहे थे, और जब ये अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं तो इनको ऐसा नज़र आता है कि जो इनकी पत्नी है वो इनसे लगभग 10 वर्ष छोटी है। और जो पत्नी है उसके साथ साथ जो है इनको अपने 2 बच्चे भी वहाँ पर जो हैं नज़र आते हैं। हाँ जी, तो इनकी पत्नी है जो कि 10 वर्ष छोटी है और बच्चे हैं। अब पत्नी जो है वो इनको बहुत पसंद करती है, ये भी अपने पति को बहुत, पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं,
लेकिन ये कहती हैं कि ना, जब से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है तब से मेरी पत्नी से भी जो मेरे रिश्ते हैं वो ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो हम बार बार इनसे पूछते हैं कि भैया ऐसी क्या बात हो गई, भाई मनुष्य होता है, आता है, चला जाता है, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई है जो कि पूरे घर वाले ही अभी नाराज से हो रहे हैं, घर के अंदर डिप्रेशन सा ही आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताते हैं कि मेरे जो पापा हैं वो बेचने में बहुत अच्छे थे, मैं बनाने में बहुत अच्छा था। अब मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे भाई का मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। कहते हैं कि मुझे बेचना नहीं आता और मैं डरता हूँ कि अब सबको खर्चा, तो कहते हैं मैं डरता हूँ और अब मैं सबको ना खर्चा करने से रोकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खिलौने बना के इतने भी अच्छे लूँ, मैं बेच ही नहीं पाऊंगा तो हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे। और कहते हैं कि पिताजी के जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है कि आगे हमारे पास नहीं बचेगा तो हम कैसे करेंगे। अब अपनी पत्नी का ये बताते हैं कि शी लव्स मी, बट वो बेचारी पैसे को लेकर के बहुत परेशान है। और कहते हैं कि मेरे घर के अंदर सभी लोगों को ये पता है कि हमारा जो काम है उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हम लोग तो बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं मेरे डर के चलते मैं बहुत ज़्यादा रोक टोक करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास स्किल नहीं है बेचने का, मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो ये कहते हैं कि मैं सबको कहते हैं मैं डरता हूँ तो इसकी वजह से मैंने सबको परेशान किया। मेरे पिताजी के जाने के बाद, इन्होंने कहा, मेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने अपने घर वालों की छोटी छोटी खुशियों का बलिदान उनसे मांगा। सब ज्यादा परेशान रहने लगे क्योंकि मैं रोक टोक करने की, कहते मेरे को बहुत ज्यादा आदत पड़ गई। मेरे को पहले नहीं था ऐसे, क्योंकि पहले बनाया और पिताजी की छत्र छाया के अंदर जो बहुत टेंशन फ्री था दोस्तों। और उसके बाद कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा रोक टोक करनी स्टार्ट करी और कहते हैं कि मेरी वजह से सबको परिवार में बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है। तो कहते हैं कि सबको बहुत घुटन फील होती है। आई कैन फील दैट एवरीबडी सफोकेटिंग, घुट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। और कहते हैं कि इसी प्रकार का जो जीवन है वो सभी लोगों ने जिया, हमेशा मेरे को जो ऐसा नजर आया। फिर इनको हम बोलते हैं कि भाई आगे क्या हुआ, देखो मृत्यु कैसी हुई, क्या हुआ। तो इनको नजर आता है कि जब ये 72 वर्ष की आयु के हुए तब ये पीसफुली जो है इनकी मृत्यु हो रही है। और 72 वर्ष की आयु के समय पर जब इनकी मृत्यु हो रही है तो इनकी मां तब भी जीवित है और परिवार के बाकी सभी सदस्य जीवित हैं, लेकिन ये 72 वर्ष की आयु के अंदर इनकी मृत्यु हो रही है। और ये कहते हैं कि जैसे ही मेरे प्राण छूटे हैं, मेरी जान निकली है, मेरे शरीर से जान निकली है, तो कहते हैं कि मेरे सारे जो परिवार के सदस्य हैं उनके चेहरे पे दिख रहा है कि अब वो फ्री फील कर रहे हैं, वो बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। उनको जैसे टेंशन, मैं मर गया हूं तो टेंशन उतर गई है जैसे। तो यहां पर ये बात फिर हम पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। आप कहते हैं प्यार सब करते थे मुझसे, लेकिन सबको मैंने बांध दिया था, पूरी जिंदगी पैसों के लिए रोता रहा और डर बहुत गहरा था मेरे अंदर। कहते डर बहुत गहरा था, मुझे लगता था कि भाई पता नहीं कैसे होगा, काम की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फिर कहते हैं उस जीवन के अंदर भी एक बेटा था, एक बेटी थी, और जो बड़ा वाला जो बेटा था वहाँ पे, कहते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था उस जीवन के अंदर, क्योंकि बड़े वाला बेटा भी थोड़ा घूमता फिरता ज़्यादा था और उसको मैं जब रोकता था किसी चीज़ के लिए तो वो बहुत ज़्यादा मुझसे लड़ता था। तो ये जो पूरा जीवन है दोस्तों इनको नज़र आता है और इसके बाद फिर जो है ये अपने स्पिरिट गाइड के पास गाइडेंस के लिए जाते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दोस्तों ये जो पूरा प्रकरण, जो पूरा एक केस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, इसके अंदर जो सारे कैरेक्टर्स हैं अभी थोड़ा बताना चाहते हैं कि इस जीवन के अंदर ये कैरेक्टर्स कौन हैं। पिछले जीवन के अंदर जो इनको माँ अपनी नज़र आई, उनको इन्होंने अपनी इस जीवन के माँ के रूप में ही देखा। पिछले जीवन में जो भाई इनको नज़र आया, उनको इन्होंने उस बहन के रूप में देखा जो बहुत ज़्यादा ताने मारती थी इस जीवन के अंदर, ताने वाली मारने वाली बहन, और जो इनके जो धन है इनको लूट लेना चाहती थी, जैसे इनको बर्बाद कर लेना चाहती थी, जिसको नहीं पसंद कि अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करें, क्योंकि शायद उस बहन के मन के अंदर ये बात बसी हुई है कहीं ना कहीं उस आत्मा के अंदर कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, उसका पैर कट गया था ना। अब इनके पर्सपेक्टिव से चाहे ये सोचे कि वो आवारा था, ये था, वो था, लेकिन वो कहने वाले हम कोई नहीं होते। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति होता है थोड़ा वो केयरलेस होता है, पर बाद में वो अलर्ट हो जाता है, वो ठीक हो जाता है सही टाइम से। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर अपाहिज ही बना दिया जाए तो उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन आता है। तो शायद उसी चीज़ का एक आक्रोश, एक द्वेष
उसके मन में रहा होगा, उस आत्मा के मन में, जो इस मन में भी निकाल रही थी। और पिछले जीवन में इन्होंने देखा था कि जो इनकी माँ है वो उस चीज़ को लेकर के बहुत दुखी थी और इनको ब्लेम करती थी कि इनकी वजह से बड़े बेटे की शादी नहीं हुई, बड़े बेटे का ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो उसी इमोशन के साथ जब शायद ये दोबारा उनकी पुत्री बन करके आए तो वही इमोशन जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यू हुआ। फिर पूर्व जीवन के अंदर इनको एक छोटी बहन वहाँ पर नज़र आई थी अपनी, उसको इन्होंने अपनी इस जीवन की चाइल्डहुड सिस्टर के रूप में, चाइल्डहुड फ्रेंड के रूप में देखा, सॉरी सिस्टर बोल दिया, चाइल्डहुड फ्रेंड के रूप में देखा, जिसको भी इनकी माँ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। बचपन में इनकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो घर आती थी तो इनका माँ भगा देती थी उसको, तो उनके साथ भी कुछ खास रिलेशन नहीं था इनकी माँ का लास्ट लाइफ के अंदर। अच्छा, पिछले जीवन के अंदर इन्होंने अपने पिताजी को देखा था, पिताजी के साथ जीवन बहुत खुशनुमा था, बहुत खुश थे ये। दोस्तों, इनके जो पिताजी हैं उनको इन्होंने अपने स्पिरिट गाइड के रूप में देखा। पूर्व जीवन के पिताजी इस जीवन के पिताजी नहीं थे। पूर्व जीवन के अंदर जो पिताजी थे, जिनके जाने के बाद इनके अंदर बहुत डर सा बैठ गया था, इनको बहुत अकेले ये पड़ गए थे, जो स्पिरिट गाइड इनको नजर आए थे, इनको जो आज भी इनके साथ है, आज भी इनको गाइड करते हैं, ये उस जीवन के इनके पिताजी थे। शायद उसके बाद उन्होंने जन्म ना लिया हो। कई सारी आत्माएं ऐसी होती हैं, वो चूज़ करती हैं कि वो उनको और जन्म नहीं लेना है, वो मास्टर बन करके, स्पिरिट गाइड बन करके जो है लोगों की मदद करती हैं। कई बार अपने कुटुंब की, या वो आत्माएं जो उनके कुटुंब के अंदर रही होती हैं उनके साथ रहती हैं आगे उनके जन्मों के अंदर भी। तो वैसे इनको उस जीवन के पिताजी अपने स्पिरिट गाइड के रूप में नजर आए। फिर जो इनको अपनी पत्नी नजर आई थी दोस्तों, वो इनको इस जीवन का पति नजर आया। अच्छा, अपने इस जीवन के पति से इनको बहुत शिकायत थी कि भाई वो पैसा मेरे ऊपर नहीं खर्च करता था, पति के पास पैसा भी है फिर भी मेरे को नहीं देगा। तो पिछले जीवन में जब ये उनके पति थे तो इनके पास पैसा होता था। अच्छा, इनको पैसे की कमी कभी नहीं थी, चाहे ये कम भी खिलौने बेचते थे, इनको कमी नहीं थी, डर बैठा हुआ था इनके अंदर, इसलिए खर्चा नहीं करने देते थे। होते सोते भी अगर कोई इंसान खर्च ना कर पाए और उसको लगे कि तिल तिल करके हमारे को जीना पड़ रहा है, राशन के अंदर भी तंगी करे कोई व्यक्ति, तो सामने वाला व्यक्ति तो परेशान होगा। तो पिछले जीवन में जैसा इन्होंने अपनी पत्नी के साथ किया वैसे ही कुछ, तो इनके पति इनसे इस जीवन में बहुत प्यार करते हैं, हर चीज़ में बहुत सपोर्टिव भी हैं, लेकिन पैसे को लेकर के, हमने एक वर्ड बोला था कि पैसे के पिस्सू हैं, थोड़ा वो होता है ना कि चिपक करके रहना है पैसे के साथ, एकदम जैसे पिस्सू चिपकता है ना, वैसे रहना है, थोड़ा वैसे हैं। और तो उन्होंने भी फिर जो है इनको इस जीवन के अंदर, फिर उन्होंने भी इनको जो है सपोर्ट नहीं किया पैसे के चलते। जैसी तड़प इनकी वजह से उनको मिली, वैसी तड़प उनकी वजह से इनको मिली। पिछले जीवन में जो बच्चे थे इनके दोस्तों, दोनों बच्चे, बेटा बेटी, इस जीवन के अंदर भी वो बेटा बेटी के रूप में नजर आए। बड़े वाला बेटा जो है पिछले जीवन में वही वाला बेटा था जिससे बहुत ज़्यादा ये झगड़ा किया करते थे, उसको भी बहुत ज़्यादा रोक टोक करते थे, उसको ताने मारते रहते थे कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, तो ये नहीं करता तो वो नहीं करता, उसको उसकी ज़िंदगी बिल्कुल जीने नहीं देते थे। तो इस जीवन में जब वो फिर बेटा बन करके आया तो इस जीवन में बात ही नहीं करता, वो कमरे में ही बंद रहता है कि भैया अपना काम करो। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो पुराने जीवन की जो एनर्जीज़ हैं सब लोग कैरी करके आ रहे थे और इस जीवन के अंदर जो है इनको जो है उसका वो मिल रहा था। अब जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, जब वापस ये अपने स्पिरिट गाइड के पास गए तो उन्होंने इनसे कहा कि तुम्हारे जीवन का जो पर्पस है, पर्पस के बारे में वहाँ पे कुछ बात हुई, तो उन्होंने कहा कि डर और अटैचमेंट, इन दोनों को तुम्हें अपने जीवन के अंदर ख़त्म करना है, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और वो कहते हैं, इनके जब ये गए थे तो इन्होंने बहुत बताया था कि मेरे बिजनेस का ये स्ट्रेस है, ये है, वो है, बहुत सारी टेंशन्स थी। तो इनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है, पर तुम देख नहीं पाते क्या अच्छा है तुम्हारे लाइफ के अंदर। कितनी सुंदर बात बोली दोस्तों। हम सब लोगों का जीवन, इट इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव, हमारा नज़रिया है, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। बहुत बार तो क्या होता है कि हमारे पास भौतिक सुख नहीं होते, और तब भी अगर नज़रिया ठीक हो तो बहुत खुशी से अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन इनके केस के अंदर तो बहुत कुछ है, सब कुछ है इनके पास, लेकिन ये कहते हैं कि तुम देख नहीं पाते हो। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने कहा कि तुम्हें अनकंडीशनल लव सीखना है, बदले में कोई इच्छा मत रखो, तुम बस जो अनकंडीशनल लव है वो अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को दो। फिर इनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि डर को छोड़ो, और उन्होंने कहा कि डर को छोड़ो, सच्चाई को देखो, और कहा कि हम और हमारा एक ग्रुप ऑफ एंजल्स है जो कि हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, और भी कई सारे फरिश्ते हैं जो कि तुम्हारे साथ रहते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम आगे बढ़ते चलो,
तुम्हारे को हम हमेशा तुम्हारा सहयोग करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे एक और विशेष बात है जो यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं। दोस्तों इन बहन का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है वो डायरेक्टली इन्होंने नहीं कराया था, पहले इनका काउंसलिंग का सेशन हुआ था 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, शायद 1 महीना पहले। तो इनकी जो भी हमारा डिस्कशन हुआ था, कॉन्वर्जेशन के बाद हमने इनको कई सारी चीज़ें रेकमेंड की थी करने के लिए, जिनमें से एक चीज़ हमने रेकमेंड करी थी इनको, हमने एक मेडिटेशन ग्रुप का इनको हमने कहा था कि हम आपको लिंक दे रहे हैं, आप उसका पार्ट बनिए और उसके जो कोर्स होता है उसको आप प्रॉपरली कीजिए और उसका जो अभ्यास है वो रेगुलरली आप कीजिए। और पिछला ये जो 1 महीना था, मतलब जब काउंसलिंग हुआ और जब इनका फिर PLR हुआ, उसके बीच में इन्होंने ये अभ्यास करना शुरू कर दिया था। तो इनके स्पिरिट गाइड ने विशेषकर ये वाली बात बोली कि जो तुम ध्यान के मार्ग पे अब आगे बढ़ गए हो तो तुम अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो उसके लिए उन्होंने इनको मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि अब सब ठीक हो रहा है और बस उन्होंने कहा कि तुम्हें एक ही काम करना है कि डर के चश्मे से चीजों को देखना बंद करो, डर का चश्मा तुम उतार दो, बट नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर और सब कुछ अब ठीक होगा। और उन्होंने कहा कि जो तुम अब साधना कर रहे हो उसके माध्यम से डर का चश्मा तुम्हारा उतर भी गया है और ये साधना जो है तुम्हारे को तुम्हारा लाइफ पर्पस अचीव करने में तुम्हारी सहायता करेगी। तो बाद में बहन ने उसके लिए भी बहुत धन्यवाद किया कि भाई इस मार्ग पे जो है इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली थी। तो यही थी दोस्तों इनके जो स्पिरिट गाइड हैं, उनके माध्यम से यही इनको गाइडेंस मिली। जो बहन है कौन इनके जीवन में क्यों कैसे बिहेव कर रहा है उसका उत्तर इनको मिल गया था। सबसे विशेष वो 1.5 करोड़ को लेकर के परेशान थी, लेकिन दोस्तों किसी का पैर कट जाए तो एक पैर के सामने क्या होती है 1.5 करोड़ की कीमत, और 1.5 करोड़ वापस ना भी मिला हो, है ना, उसका 60-70% तो मिल ही गया था। तो जितना भी मिला और जितना भी कटा तो पैर के आगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो सेशन होने के बाद जो बहन है उनके अंदर से जैसे ये एक दर्द था इनके अंदर कि मेरा नुकसान कर दिया था, वो जैसे दर्द एकदम से गायब सा हो गया, है ना, क्योंकि उसका तो बेचारे की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। तो दोस्तों ये था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन इन बहन का, जिसके माध्यम से इनको अपने सारे जो उत्तर हैं वो प्राप्त हो गए थे। प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो केस हमने आप सभी के साथ साझा किया इससे आप सभी को कुछ शिक्षा प्राप्त हुई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, केस अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अब सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली, आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।